एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को दौड़ना सिखाया, जिसे दुनिया सलाम करती है। आज हम जानेंगे अशोक लेलैंड की अद्भुत कहानी के बारे में। अगर यहाँ पर भारत की सड़कों से अशोक लेलैंड की ट्रक और बसें हटा दी जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। हमारे देश भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा चलने वाले ट्रक और बसें अशोक लेलैंड कंपनी की ही हुआ करती है। भारतीय सेना का भरोसेमंद पार्टनर, युद्ध से लेकर राहत कार्य तक हर जगह आपको अशोक लेलैंड के कोई ना कोई गाड़ियां आपको दिखी जाएगी। ये कंपनी लाखों ट्रांसपोर्टरों की पहली पसंद बन चुकी है, जो कि देश के हर कोने में अपने सामान पहुंचाया करते हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि भारतीय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बादशाह सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स है, तो जरा रुक जाइए। आपको पता है भारत में हर दिन लाखों टन का सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अशोक लेलैंड्स का। और क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी बसें हर रोज सफर के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, उनका सबसे बड़ा निर्माता आखिर भारत में कौन है? या फिर क्या आपको यहाँ पर पता है कि भारतीय सेना के सबसे दमदार और भरोसेमंद ट्रक किस कंपनी के हैं? इन सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है कौन है? अशोक लेलैंड्स। टाटा मोटर्स के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी है। हर ट्रांसपोर्टर की पहली पसंद है अशोक लेलैंड, चाहे वो ट्रक हो, बस हो या फिर लॉजिस्टिक व्हीकल। अशोक लेलैंड यहाँ पर हर जगह छाया हुआ है दोस्तों। भारत के 10 लाख करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर कि अशोक लेलैंड की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? कैसे हिंदुजा ग्रुप ने इसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया और क्यों भारतीय सेना इस कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया करती है? तो आज हम यहाँ पर जानेंगे अशोक लेलैंड की अद्भुत सक्सेस स्टोरी, जो सिर्फ एक महज ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपके सोच बदलने वाली है। यहाँ पर अशोक लेलैंड की यानी कि इस कहानी की शुरुआत होती है 1948 में। आजादी के बाद यहाँ पर भारत को एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की आवश्यकता थी। इसकी जरूरत को देखते हुए अशोक मोटर्स की नींव रखी गई और इसके कुछ ही समय बाद यानी कि 1949 में ब्रिटिश मोटर्स कंपनी लेलैंड मोटर्स के साथ गठबंधन हुआ इसका। यहाँ पर इस साझेदारी ने न सिर्फ तकनीकी ज्ञान प्रदान किया बल्कि कंपनी का नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया गया था। शुरुआती दिनों में यहाँ पर कच्ची सड़कें, सीमित संसाधनों और अनसुलझे तकनीकों के बीच इंजीनियर्स ने यहाँ पर रात दिन मेहनत करके ऐसे वाहन तैयार किए जो भारतीय मिट्टी के शक्ति को झेल सके। और यहाँ पर एक ऐसे ही किस्से में कहा जाता है कि एक इंजीनियर ने अपनी पूरी रात एक पुराने ट्रक के इंजन पर काम किया ताकि वह अगली सुबह टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार हो सके। यानी कि यहाँ पर ये लगन और जुनून अशोक लेलैंड की आत्मा में बसा करता था। 1960 आते आते कंपनी ने अपनी इंजनों की डिजाइन में और निर्माण तकनीकों में सुधार किया, जिससे ट्रकों और बसों की विश्वसनीयता में जबरदस्त इजाफा आपको देखने को मिल गया। देश भर में नए डीलरशिप और सर्विस सेंटर खोले गए। अशोक लेलैंड ने ग्राहक सेवा में भी नया मुकाम हासिल किया। 1970 के दशक में भारत के दूर दराज क्षेत्रों में अक्सर भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़कों पर गड्ढे और टूटे फूटे रास्ते हो जाते थे। तब एक अशोक लेलैंड ट्रक ने अपने मजबूत निर्माण और टिकाऊ इंजन की बदौलत एक आपदा के दौरान राहत सामग्री को समय पर पहुंचाकर हजारों लोगों की जान बचाई। यह किस्सा आज भी ट्रक ड्राइवरों के लिए गर्व का भावना माना जाता है। भारतीय सेना, पुलिस और सरकारी विभागों ने इन वाहनों को चुनकर यानी कि अशोक लेलैंड के वाहनों को चुनकर उनकी मजबूती और भरोसेमंद तकनीक पर भरोसा जताया। एक बार की बात है, एक अशोक लेलैंड ट्रक को याद किया जाता है कि जिसने एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में फंसे सैनिकों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कठिन भूगोल और खराब मौसम के बावजूद वाहन ने बिना रुके अपना मिशन पूरा किया और यही वजह है कि इसे धरा से अंबर तक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर अशोक लेलैंड की बात हो रही है तो अशोक लेलैंड के फाउंडर के भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किसने यहाँ पर इसकी स्थापना की 1948 में। अशोक लेलैंड की स्थापना रघुनंदन सरन ने साल 1948 में की थी। रघुनंदन सरन दिल्ली के एक कार डीलर थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रचारक भी थे उस समय। और अशोक लेलैंड की स्थापना के बाद कंपनी का नाम संस्थापक के बेटे अशोक सरन के नाम पर रखा गया था दोस्तों। और यहाँ पर अशोक लेलैंड की मुख्यालय की बात की जाए तो वो चेन्नई में अवेलेबल है। और यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप यानी कि हिंदुजा समूह अशोक लेलैंड कंपनी के मालिक हैं। और आज के टाइम की अगर बात की जाए तो अशोक लेलैंड की गाड़ियां केवल भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया और अन्य कई सारे देशों में चल रही है। कंपनी ने यहाँ पर निर्यात नेटवर्क को विस्तृत करके भारतीय इंजीनियरिंग का ग्लोबल परचम लहराया है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कंपनी ने ऑल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों में निवेश बढ़ाया है। यह कदम न सिर्फ एनवायरमेंट के हित में है बल्कि फ्यूचर के बहुत सारी चुनौतियों के लिए भी कंपनी को तैयार कर रहा है। एक बार जब एक इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फोरम में
जब एक यूरोपियन स्पेशलिस्ट ने अशोक लेलैंड की मॉडल की तारीफ की और कहा कि ये सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि भारतीय नवाचार का प्रतीक है, तो यहाँ पर पूरे की पूरी दुनिया ने भारत के इस गौरवशाली सफर को सराहा था। और ये वक्त अशोक लेलैंड के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अनमोल याद बन गया था दोस्तों। यहाँ पर इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे बहुत सारे वाहन, जो कि कंपनी की विश्वसनीयता को दिखाया करती है। कई बार तो ऐसे भी किस्से सामने आए हैं जब कठिन परिस्थितियों में इन वाहनों ने सैनिकों और राहत कार्यकर्ताओं की जान बचाई है। एक बार तो एक अशोक लेलैंड का स्पेशल ट्रक भारी बर्फीले इलाकों में फंसे सैनिकों को सुरक्षित निकालने में सफल रहा। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से अशोक लेलैंड के ट्रकों के बहुत सारे हैं। और कंपनी ने यहाँ पर भविष्य की पर्यावरण चुनौतियों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड वाहनों पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि नई पीढ़ी के लिए और भी सुरक्षित और विकल्पीय और किफायती विकल्प उपलब्ध हो सके। यानी कि मेरा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड अपने पारंपरिक मॉडल के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रकों और हाइब्रिड वाहनों का विकास भी बढ़ाने वाली है, जिससे कि यहाँ पर भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध हो सके सारे लोगों के लिए। यहाँ पर आधुनिक उत्पादन और स्मार्ट वाहन प्रणालियों के साथ कंपनी भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है बिल्कुल से। और आज के टाइम पर जब भी आप अशोक लेलैंड के नए मॉडल्स को सड़कों पर चलते देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि ये सफर उन अनगिनत संघर्षों, नवाचारों और प्रेरणादायक कहानियों का परिमाण है, जिन्होंने इस कंपनी को यानी कि अशोक लेलैंड को दुनिया भर में मान्यता दिलाई है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली अशोक लेलैंड की हिस्ट्री के बारे में, उसकी अचीवमेंट के बारे में और उसके फ्यूचरिस्टिक विजन के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसका सॉल्यूशन अशोक लेलैंड ने यहाँ पर ढूंढ के निकाला था, जो प्रॉब्लम का नाम है मैनुअल स्टीयरिंग। अशोक लेलैंड ने यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट किया था कमर्शियल व्हीकल में, जो कि था मैनुअल स्टीयरिंग। ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर घंटों लंबा सफर तय करते थे और मैनुअल स्टीयरिंग उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती बन जाता था। अब यहाँ पर हल्की गाड़ी वैसे तो जैसे तैसे मैनेज हो जाती थी, लेकिन बड़े और भारी भरकम कमर्शियल व्हीकल चलाते समय स्टीयरिंग घुमाना काफी मुश्किल होता था, खास करके जब गाड़ी मोड़नी या फिर पार्क करनी होती थी तो ड्राइवर को पूरी तरीके से ताकत लगाना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन 1969 में अशोक लेलैंड ने पहली बार पावर स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस किया। इसमें इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म यूज किया जाता था, जिससे कि स्टीयरिंग को काफी आसानी से घुमाना पॉसिबल हो गया। अगर देखा जाए तो ये उस समय का बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, जिसने कमर्शियल ड्राइविंग को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया। अब यहाँ पर इसी टाइम पर इंडियन आर्म फोर्सेस को एक ऐसे ट्रक की जरूरत महसूस हुई जो कि बड़े पहाड़ों, रेगिस्तान या फिर किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और वॉर के मुश्किल हालातों में बिना रुके दौड़ सके। ऐसे में कंपनी ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्पेशल ट्रक डिजाइन करना शुरू किया, जो कि इन सभी क्रिटिकल कंडीशन को आसानी से हैंडल कर सके। लेकिन असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब इस ट्रक का टेस्टिंग फेज आता है। कभी तो एक टाइम पर इस गाड़ी को यानी कि टेस्टिंग फेज में रेगिस्तान की तपती गर्मी में चलाया गया, तो कभी ऊंचाई वाली बर्फीली इलाकों में, और तो और यहाँ पर इसको तेज रफ्तार पर चलाकर बैलेंस टेस्ट भी किया गया। लेकिन बार बार ट्रायल्स के दौरान कुछ बड़ी बड़ी गलतियां, गड़बड़ी देखने को मिल जाती थी। और यहाँ पर इन सारी की सारी बड़ी बड़ी नाकामियों के साथ अशोक लेलैंड की टीम ने कभी भी हार नहीं मानी। हर फेलियर से सीखते हुए उन्होंने अपने डिजाइन में लगातार सुधार किया और यहाँ पर वो अपने व्हीकल्स में नए नए मॉडिफिकेशंस करते गए। और फिर दोस्तों आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद 1970 में, जिसने इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेसिटीज को कई गुना तक बढ़ा दिया। लेकिन फिर आया साल 1973, जो कि अशोक लेलैंड के लिए एक मुश्किल भरा दौर साबित हुआ, क्योंकि इस साल लेलैंड मोटर, जिसका नाम अब ब्रिटिश लेलैंड हो गया था, उसने अशोक लेलैंड के साथ अपना कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। असल में यहाँ पर 1970 के दौरान ब्रिटिश लेलैंड सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसकर कर्ज में डूबता जा रहा था। और फिर इस प्रॉब्लम को देखते हुए 1975 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर इसी साल ब्रिटिश लेलैंड ने अशोक लेलैंड के साथ अपना पार्टनरशिप खत्म कर दिया हमेशा के लिए। हालांकि पार्टनरशिप खत्म होने के बावजूद अशोक लेलैंड ने लेलैंड नाम को बरकरार रखा, क्योंकि यह अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कंपनी की पहचान बन चुकी थी। इस मुश्किल समय में भी अशोक लेलैंड ने अपनी इनोवेशंस को अपना हथियार बना के रखा। यही वजह थी कि पार्टनरशिप खत्म होने के बावजूद भी 1976 अशोक लेलैंड के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ती जरूरतों को समझते हुए कंपनी ने यहाँ पर वाइकिंग बसेस की शुरुआत की। इस बस की सबसे खास बात थी इसकी ड्यूरेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी, जिसने इसे स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच बहुत ही ज्यादा सुपर हिट बना दिया था। लेकिन दोस्तों बस सेगमेंट में इनोवेशंस की कहानी यहीं पर नहीं रुकी। 1978 में कंपनी ने चीता लॉन्च किया, जो कि इंडिया की पहली रियर इंजन बस थी। इसका इंजन पीछे होने की वजह से राइड ज्यादा स्मूथ हो गई और सिटिंग स्पेस भी ज्यादा मिला, जबकि फ्रंट इंजन बेसिस में इंजन आगे होने की वजह से सिटिंग स्पेस कम हो जाती थी और बैठने की बहुत दिक्कत आया करती थी। इस तरीके से अपनी शानदार बसेस की सक्सेस के बाद कंपनी ने चेन्नई के पास होसूर में एक प्रोडक्शन प्लांट एस्टेब्लिश किया और अशोक टस्कर और अशोक टोरस जैसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉमर्शियल व्हीकल लॉन्च किए और अपने गाड़ियों
जो कि टफनेस की एक मिसाल कायम की। ओसूर के बाद यहाँ पर 1982 में अशोक लेलैंड ने महाराष्ट्र के शहर भंडारा में एक और प्लांट स्टेब्लिश किया, जहाँ पर गियर बॉक्सेस को असेंबल किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान के शहर अलवर में भी एक यूनिट ओपन की गई, जहाँ पर पैसेंजर चेजिस बनाई जा सके। और यहाँ पर इन्हीं सभी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 1986 में अशोक लेलैंड ने जापान की पॉपुलर कंपनी नो मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन भी किया था। अब यहाँ पर ये कोलैबोरेशन अशोक लेलैंड के लिए एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इससे उसे हीनो मोटर्स के एच सीरीज इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल हुई, जो कि जापान में उस समय बेहद ही ज्यादा सक्सेसफुल था। खास ही उसी साल कंपनी ने स्टेलियन नाम का एक खास ट्रक भी लॉन्च किया, जो कि यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन की गई थी। अशोक लेलैंड की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि ये उस संघर्ष, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत किया है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको अशोक लेलैंड का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी लिखकर आप बता सकते हैं।